हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है संडे क्राइम स्टोरीज़ के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज की कहानी मुंबई से है, जहाँ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिससे पूरे भारत देश की आंखें नम हो जाती है। हमने हमारे चैनल पर अब तक काफ़ी सच्ची कहानियाँ सुनाई, पर जो कहानी आज सुनाएंगे उसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे, अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। वहीं इस केस की सुनवाई कर रही महिला जज ने एक ऐसी टिप्पणी करी थी जिसे सुनकर सबकी आंखों से आंसू आ गए थे। यह कहानी 1 मई 2013 की है, जो कि अधिकतर लोगों के लिए एक आम दिन था, लेकिन दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह सबसे खास दिन था। उसके सालों की मेहनत से आज उसके सपने पूरे होने वाले थे। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से नर्सिंग की पढ़ाई की थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बनना चाहती थी। उसकी तैयारी चल ही रही थी कि इसी बीच इंडियन नेवी में नर्स की वैकेंसी निकलती है, जिसमें वो अप्लाई करती है और एग्ज़ाम भी देती है और प्रीति राठी उस एग्ज़ाम में पास भी हो जाती है। अब उसे मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना ऑफिस में रिपोर्ट करना था। 1 मई 2013 की तारीख को प्रीति राठी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, तो उसको दिल्ली से मुंबई तक छोड़ने के लिए उसके पिता अमर सिंह, चाचा विनोद कुमार और मौसी भी साथ जा रहे थे। यह सब दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से गरीब रथ एक्सप्रेस में मुंबई के बांद्रा स्टेशन पहुंचने के लिए ट्रेन में चढ़ जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उस दिन ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी और इसी भीड़ के बीच एक युवक अपने आप को छिपा रहा था, जिसने अपने मुंह पर रुमाल और सर पर कैप पहन रखी थी। वो शख्स ट्रेन के डिब्बे में इधर से उधर घूम रहा था, कभी सीट पर बैठ जाता तो कभी टॉयलेट के पास जाकर खड़ा हो जाता। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। रात यूं ही गुजर जाती है और अगले दिन 2 मई 2013 की सुबह आती है और ट्रेन भी अपने तय समय पर मुंबई पहुंच जाती है। प्रीति और उसके परिवार वाले मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर उतर जाते हैं। उस समय सुबह के 8 बजे थे। प्रीति और उसके पिता, चाचा, मौसी सभी ट्रेन से उतरकर अपनी अगली मंजिल की तरफ निकलना शुरू करते हैं। इतना लंबा सफ़र तय करने पर प्रीति अपने आप को थका हुआ महसूस कर रही थी, जिस वजह से वो अपने घर वालों से कुछ कदम पीछे धीरे धीरे चल रही थी कि तभी अचानक से किसी ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा। प्रीति के कदम रुकते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसे छुआ है। प्रीति जैसे ही घूमती है तो देखती है कि एक लड़का जिसके मुंह पर रुमाल बंधा हुआ है और वो उसी की बोगी में था, जो लगातार प्रीति को देखने की कोशिश करे जा रहा था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समझ पाती उससे पहले वो नकाबपोश लड़का च्यवनप्राश का एक डब्बा निकालता है और उस डब्बे को प्रीति के ऊपर फेंक देता है। और जैसे ही वो प्रीति के ऊपर वो डब्बा फेंकता है, प्रीति तुरंत तेज तेज से चिल्लाना शुरू कर देती है और दहाड़े मार मार कर रोती है। प्रीति की आवाज़ सुनकर उसके पिता, चाचा, मौसी जल्दी से उसके पास आते हैं और बाकी लोग भी प्रीति के पास इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही प्रीति के पिता और चाचा उसको छूते हैं तो उनके भी हाथ जलने लगते हैं। वो अपना दर्द छोड़ प्रीति को संभालते हैं। प्रीति की यह हालत देखकर उन्हें जल्द ही समझ आ जाता है कि किसी ने प्रीति के चेहरे पर तेजाब फेंका है। उधर वो नकाबपोश लड़का प्रीति के ऊपर एसिड फेंक कर भागने लगता है। तभी प्रीति की चीख सुनकर प्रीति के बगल में चल रहे समीर शेख नाम का एक युवक यह सब देख लेता है और अपने 2 दोस्तों सलीम और सलमान के साथ उस नकाबपोश लड़के के पीछे भागता है। लेकिन उस भीड़ में वो नकाबपोश उन सबको चकमा देकर भाग जाता है। प्रीति को जल्द से जल्द गुरु नानक अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है। प्रीति की हालत बहुत गंभीर होती है क्योंकि एसिड की मात्रा काफ़ी अधिक थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है और वह समीर को घटना स्थल पर ले जाकर उससे जानकारी जुटाती है और सबूत भी इकट्ठा करती है। गुरु नानक हॉस्पिटल से प्रीति को मसीना हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया जाता है। वहां पहुंचते ही उसका इलाज शुरू करा दिया जाता है।
इस दौरान पुलिस भी प्रीति का बयान दर्ज करने के लिए मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन प्रीति के जख्म इतने गहरे थे कि उसकी आवाज़ जा चुकी थी, क्योंकि एसिड प्रीति के मुंह में भी जा चुका था। प्रीति का पूरा फेस जल चुका था, उसकी दोनों आंखें खराब हो चुकी थी, लेकिन प्रीति ने हार नहीं मानी। वो अब भी पूरे जज्बे से लड़ रही थी। प्रीति की ज़्यादा खराब हालत के चलते उसके बयान दर्ज नहीं किए जा सके। इस एसिड अटैक की खबरें पूरे भारत में फैल चुकी थी और लोग एसिड अटैक के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे और विरोध प्रदर्शन करने लगे और प्रीति के गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की सज़ा की मांग करने लगे। अब प्रीति को डॉक्टर और घरवालों से जो कुछ भी बोलना होता वो लिखकर ही बताती। वो लिखती है कि मैं अपनी मौसी के पीछे पीछे चल रही थी। अचानक किसी ने कुछ फेंका। मुझे पता ही नहीं चला कि वो गोरा था या काला। मुझे बहुत जलन हो रही थी। मैं तड़प रही थी। अगर मौसी मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं बच नहीं पाती। अब तक तो घर में सबको पता लग गया होगा। मम्मी टेंशन में होगी। मैंने इस नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, बहुत मेहनत की। मैं इस नौकरी को पाकर बहुत खुश थी। मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी, पर अब मेरी ये नौकरी शायद चली गई। मुझे डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे। सर्जरी कब होगी, प्लास्टर कब हटेगा, हम और कितने दिन यहाँ रहेंगे। मेरी आंखें भी खराब हो गई हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बोला कि आई ट्रांसप्लांट होंगी और वो जब तक नहीं होगी जब तक चेहरा ठीक नहीं होगा। पापा, मुझे तन्नू और निक्की को भी पूरी सिक्योरिटी करवानी है। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो उनके साथ हो। तन्नू और निक्की प्रीति के भाई बहन थे। प्रीति जब तक हॉस्पिटल में एडमिट रही उसने अलग अलग वक्त में यह सब लिख कर बताया, और वो हमेशा ये भी बोलती कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ यह हुआ। आखिर किसने मुझे जलाया। पुलिस के हाथ भी खाली थे। उन्हें भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था। घटना के समय कुछ गवाहों के बयानों के अनुसार अपराधी का स्केच पुलिस ने तैयार करवाया था, पर उसका कुछ पता नहीं लग रहा था। लोग जल्द से जल्द प्रीति के स्वस्थ होने की दुआ कर रहे थे, लेकिन प्रीति की हालत दिन पे दिन और ख़राब होती जा रही थी। प्रीति के अंदरूनी अंग अब काम करना बंद करने लगे थे। उसकी काफ़ी सर्जरी हो गई, पर हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। प्रीति की ज़्यादा खराब हालत को देखते हुए उसे बॉम्बे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। बॉम्बे हॉस्पिटल में टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाती है, जिन्हें ही प्रीति के इलाज का जिम्मा दिया जाता है। उस समय माहौल की गर्मी को देखते हुए सरकार भी प्रीति के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी 1 जून 2013 को प्रीति की दिल की धड़कन रुकने की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चले गई। इस खबर को सुनते ही लोगों में गुस्सा भर गया। लोग प्रदर्शन करने लगे और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करने लगे। प्रीति के शव को मुंबई से दिल्ली लाया जाता है, ताबूत में रखकर। प्रीति के घरवाले शव के साथ विरोध प्रदर्शन करने लगे और मांग की कि जब तक केस की जांच सीबीआई नहीं करेगी, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी बातों को मान लिया जाता है और राजकीय सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस को रेलवे स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मिलती है, जो उस जगह की नहीं थी जहां एसिड फेंका गया था, उससे थोड़ी दूर की थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में उस शख्स की पहचान करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस समय सीसीटीवी कैमरों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। इसी बीच पुलिस पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते और उस घटना के समय वो मुंबई में नहीं था बल्कि रोहतक में था, जिस वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। पुलिस दिल्ली आती है और प्रीति के पड़ोसियों
और रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। एक पड़ोसी से पूछताछ के दौरान उन्हें पता लगता है कि अंकुर पवार का नाम का एक लड़का जो प्रीति को एक तरफा प्यार करता था, उसने प्रीति को प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने उसको साफ मना कर दिया। अंकुर पवार ने एक बार प्रीति को धमकी भी दी थी। पुलिस तुरंत अंकुर पवार को पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस उससे पूछती है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे, जिस पर अंकुर ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाता और अंकुर के दोनों हाथ भी जल रहे थे, जैसे एसिड से जलते हैं। यह देखकर पुलिस का शक पक्का हो जाता है और पुलिस उसे मुंबई ले आती है, जहां उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। थोड़ी देर में ही अंकुर अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। पूछताछ में अंकुर बताता है कि दरअसल वो प्रीति को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। प्रीति के मना करने पर वो उससे चिढ़ जाता है और प्रीति की इंडियन नेवी में नौकरी भी लग गई थी और वो बेरोजगार बैठा था, जिस वजह से अंकुर के घर वाले उसे ताना देते थे। इस सब के बाद वो प्रीति को सबक सिखाने का फैसला करता है। अंकुर प्रीति का पड़ोसी था, जिस वजह से उसे पता था कि प्रीति कब और कितने बजे मुंबई जाएगी। अंकुर प्रीति पर ट्रेन में ही एसिड फेंकता, पर ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वो वहाँ पर नहीं फेंक पाया। अंकुर ट्रेन में तो एसिड नहीं फेंक पाता, लेकिन प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। जांच पड़ताल में पता लगा कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से एसिड लिया था। वो उससे बोलता है कि मैंने अंकुर बैटरीज नाम से अपनी एक दुकान खोली है, इसलिए उसे सैंपल के तौर पर एसिड चाहिए। बाद में वो ज़्यादा एसिड खरीदेगा। पुलिस सभी पुख्ता सबूतों को इकट्ठा करके अंकुर पवार को स्पेशल सिटी एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में पेश करती है। यह जानकर आपका खून खौल जाएगा कि जब उसे कोर्ट ले जाया जाता तब वो मुस्कुराते हुए आता और विक्ट्री साइन दिखाता। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुल 37 गवाह पेश किए गए। सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए सेशन कोर्ट द्वारा अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 और धारा 326 बी के तहत मौत की सजा सुनाई जाती है और 5,000 का जुर्माना भी लगाया जाता है। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी एसिड अटैकर को फांसी की सज़ा सुनाई। वहीं इस मामले की सुनवाई कर रही महिला जज ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि इस एसिड अटैक की वजह से प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरह से जल चुका था और इतना भयावह हो चुका था कि अगर प्रीति ने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वो उसी दिन मर जाती। यह बातें ही अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए काफ़ी है। अंकुर ने मुंबई हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी। इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में मुंबई हाई कोर्ट में अंकुर के फांसी के फैसले को उम्र कैद में बदल दिया। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सच्ची क्राइम स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल संडे क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।